Hello, students. How are you? Today we will explain the chapter number 1 of GK Green Living. देखिएगा स्टूडेंट, इस चैप्टर में बताया है कैसे जो है हम अपनी अर्थ को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे इसको पोल्यूशन से बचा सकते हैं। ओके, एक ग्रीनरी कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं अपनी अर्थ पर, वे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमारी जो अर्थ को नुकसान होता है। लेट्स सी, चलिए देखिएगा आप। लिविंग ए ग्रीन लाइफ स्टाइल इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइसेस दैट सपोर्ट द हेल्थ ऑफ अर्थ। लिविंग ए ग्रीन लाइफ स्टाइल, दिस includes reducing the use of plastic energy and making efforts to safeguard plants and animals. Given below are some ways to achieve this. देखिएगा ग्रीन लाइफ स्टाइल कैसे अचीव किया जा सकता है, और जो ग्रीन लाइफ स्टाइल है, ग्रीन लिविंग है, वो सपोर्ट करता है अपनी जो अर्थ है उसकी हेल्थ को भी, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, जैसे कि देखिएगा आप, रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक को यूज़ करना कम करना चाहिए, यूज़ उसको, एंड एनर्जी एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सेफगार्ड। और जो एनर्जी है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सेफगार्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। गिवन बिलो आर सम वेज टू अचीव दिस। ग्रीन लिविंग को अचीव करने के लिए यहाँ पर कुछ वेज आपको दिए गए हैं जिनको हम समझेंगे। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, मिनिमाइज वेस्ट बाय रिसाइकिलिंग पेपर, glass, plastic and metal. Choose reusable item over single use products. मिनिमाइज वेस्ट बाय रिसाइकिल पेपर, मिनिमाइज करना चाहिए, है ना, उसको कम करना चाहिए। जो ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है, और जो रीयूजेबल आइटम्स है जो, उनको यूज़ में लाना चाहिए। ओवर सिंगल यूज प्रोडक्ट्स, और जो सिंगल यूज प्रोडक्ट्स है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक हो गए जैसे आपकी, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन, कैसे हम अपने एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। रिमेंबर टू यूज़ एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस एंड स्विच टू एलईडी लाइट बल्ब्स। टर्न ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज़। जितने भी हमारे एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस है, हमें याद रखना चाहिए हमें इस चीज़ को कि जब भी हम इनका यूज़ करें, इतना ही हम यूज़ करें जितना कि हमको उनकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन किया हुआ है और उसका कोई यूज़ नहीं है। कंसिडर रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल्स विद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड पावर टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स जो है वो भी एक एनर्जी का हिस्सा है, तो उसकी जगह पर हम क्यों ना रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, जैसे कि आपका सोलर हो गया है, सोलर एनर्जी, विंड पावर, है ना, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशंस। ये जो है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई है, विंड पावर हो गई है, तो ये जो है रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, रिड्यूस करता है, जिससे पोल्यूशन कम होता है और जो अर्थ है वो प्रोटेक्ट रहती है। नेक्स्ट है आपका वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिक्स लीक्स, यूज वाटर सेविंग फिक्सचर्स सच एज लॉ टॉयलेट्स एंड shower heads and gather rain water for outdoor use to reduce reliance on other sources. रेन वाटर, बारिश का जो पानी है उसकी बचत करनी चाहिए। हाँ, लीकेज आ जाते हैं, कहीं कहीं पर पानी बह रहा है बिना वजह, उसकी भी देखभाल करनी चाहिए। टॉयलेट में, वॉशरूम में पानी ऐसे ही बहता रहता है, टैप खुली छोड़ देते हैं, है ना, उन चीज़ों से बचे, उनका कंजर्व करें। नेक्स्ट देखिएगा, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस कार्बन emissions. Consider walking, biking, carpooling or using transportation. If possible, opted for hybrid or electric vehicles. Cycling to work promotes health, benefits the planet and saves money.
देखिएगा जैसे हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, मोस्टली जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। इससे हमारे क्या क्या फ़ायदा होते हैं, इससे एक तो आपके पैसे की बचत होती है ना, प्लैनेट्स बेनिफिट द प्लैनेट, और जो हमारी अर्थ है उसको बेनिफिट होता है, वो सेव रहती है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा रोड्स पर व्हीकल्स चलेंगे तो पोल्यूशन तो होना ही है, जिससे हमारी एयर एनवायरनमेंट पर फ़र्क पड़ेगा, नुकसान होगा, फ्रेश एयर नहीं हो पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप वॉकिंग, बाइकिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। डिटरमाइन योर कार्बन फुटप्रिंट एंड टेक स्टेप्स टू ऑफसेट इट बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड सपोर्टिंग रिफॉरेस्टेशन। ट्रीज हेल्प absorb carbon dioxide, provide shade and oxygen and mitigate the effect of climate change। अभी देखिएगा आप, हमको क्या चाहिए होता है, फ्रेश एयर चाहिए होती है। फ्रेश एयर हमको कहाँ से मिलेगी? जब हम ज़्यादा ट्रीज़ प्लांटेशन करेंगे। ट्रीज़ का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करना और रिलीज़ करते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो ये तभी हो पाता है। डिफॉरेस्टेशन की जगह हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमको रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। ओके, तभी हमारी जो अर्थ है वो प्रोटेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा आप चैप्टर जो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप हीट फ्रॉम द सन मेकिंग द प्लैनेट वार्मर। ग्लोबल वार्मिंग में जो हमारा प्लैनेट है, जो अर्थ है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। द मेन गैस दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेन गैसेज है ग्लोबल वार्मिंग की जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पृथ्वी को। विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड कटिंग डाउन ट्रीज। जो फॉसिल फ्यूल्स के और पेड़ों की कटाई से ज़्यादा जो रिलीज, इसी से ज़्यादा नुकसान होता है, इसी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग में कॉज स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स, हायर सी लेवल एंड एडवर्सली इम्पैक्ट प्लांट्स एंड एनिमल। इट इज़ क्रूशियल टू रिड्यूस दीज गैसेज एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट, है ना। इसका अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारी जो प्लैनेट है, जो अर्थ है, इस तरीके की गैसेज जो हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, उनको रिड्यूस करें। इससे क्या है, इससे क्या होता है, स्टॉर्म आ सकता है ना। सी लेवल बढ़ जाएगा, आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, बड़ा प्लैनेट पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हीट वेव्स आती है, जिससे एनिमल्स और प्लांट्स को बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट यहाँ पर बताए हैं आपको। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज अर्थ टू हीट अप लीडिंग टू पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हीट वेव्स इन सम एरियाज। और कुछ जगह पर इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है कि वहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेल्टिंग आइस। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज मेल्टिंग ऑफ आइस एट द पोल्स लीडिंग टू राइजिंग सी लेवल्स दैट कैन कॉज फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस है वो भी मेल्ट हो जाता है, जिससे सी लेवल बढ़ जाता है और कुछ एरियाओं में फ्लड के आने की संभावना रहती है। Global warming can cause plants to change flowering time and their habitat, affecting ecosystem and the animals that depend on them। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, हम भी डिपेंड होते हैं, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इकोसिस्टम भी हमारा गड़बड़ा जाता है ना। ग्लोबल वार्मिंग कैन इंटेंसिफाई हरिकेन्स एंड टाइफून्स, इंक्रीज डेंजर टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन ड्रॉट्स इन सम एरियाज एंड हैवी रेन्स अदर्स। देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, वहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि वहाँ पर कुछ भी, जैसे फसल हो गई आपकी, है ना, एनिमल्स हो गए, इनको रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ जगह पर भारी वर्षा होती है, जिससे फ्लड के आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है आपका ये हार्म टू एनिमल्स। एनिमल्स को कैसे हार्म पहुंचता है इनसे, ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स एंड आल्सो रीफ बिल्डिंग कोरल्स। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट बहुत हानिकारक है होता है। जैसे कि एनिमल्स को, जैसे कि आपके जो ठंडे इलाकों में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे पोलर बियर्स हो गए हैं, पेंगुइन्स हो गए हैं, इन पे जो है ना ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती है ना। तो ये क्या हो जाता है, डेड हो जाते हैं। देखिएगा जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में,
Health risks. High temperatures can cause illness, particularly in those without access to cool environment or clean water during the heat waves. हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, बीमारियाँ बढ़ जाती है पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटअप होती है और इन्वायरमेंट बिल्कुल भी कूल नहीं रह पाता वहाँ का, है ना। तो ये था, इसको देखिएगा आप। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ओशन कंजर्वेशन। ओशन जो होता है ना, महासागर जो होते हैं आपके, उनको कैसे हम साफ़ सुथरा रखें इस चैप्टर में बताया है आपके। ओशन कंजर्वेशन इज इसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग मरीन लाइफ। समुद्र की जो लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ओशन को कंजर्वेशन रखना। प्रोटेक्टिंग मरीन लाइफ, मरीन में मतलब कि जो समुद्र में जो रहने वाले एनिमल्स है, जो अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर ओशन कंजर्वेशन को नहीं हम अडॉप्ट करेंगे। डंपिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड हार्मफुल केमिकल्स इन ओशन एज वेल एज ऑयल स्पिल पॉल्यूट ओशन वाटर। प्लास्टिक उसमें फेंक देना, प्लास्टिक वेस्टेज को, केमिकल्स का यूज़ करना ओशन पे, और जो ऑयल वाली चीज़ है वो ज़्यादा पॉल्यूट कर देती है जो ओशन का जो वाटर होता है। Additionally, industries, activity and agricultural runoff containing pesticide and fertilizers. Reach oceans harming marine life to make oceans pollution free. We must focus on preserving the health and diversity of aquatic ecosystem. जो aquatic आपका ecosystem होता है, जो समुद्र में रहने वाला जो आपका environment है, उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए, उसको स्वच्छ रखने के लिए हमको पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स इन चीज़ों का और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो होती है इन चीज़ों का बहुत रिड्यूस कर देना चाहिए यूज़ आपको, है ना। सी टर्टल हेल्प कीप ओशन हेल्दी बाय ईटिंग जेलीफिश विच कैन समटाइम्स ग्रो टू लार्ज एंड हार्म अदर सी क्रिएचर्स। समुद्र में रहने वाले जो टर्टल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ओशन में, जेलीफिश को खा जाते हैं। जेलीफिश इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है कि दूसरे क्रीचर्स को भी अटैक कर देती हैं। समुद्र में जो रहने वाले दूसरे क्रीचर हैं उनको जेलीफिश परेशान करती है, इसलिए जो सी टर्टल है वो हेल्पफुल होता है। Environmental balance. Ocean profoundly impact weather pattern, nutrient cycles and oxygen production. Ocean conservation preserves these natural processes and promotes environmental stability. Okay. Importance of ocean conservation. क्यों important है? Food security. Millions of people rely on ocean for their livelihood. बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल है जो निर्भर रहते हैं किस पर, ओशन पर। उनकी दिनचर्या वहीं से शुरू होती है, खान पीन उनका वहीं से निकलता है, रोजी रोटी उनकी वहीं से निकलती है। इफेक्टिव ओशन एंड मैनेजमेंट गारंटीज ए स्टेडी सप्लाई ऑफ फिश एंड सी फूड। और वहाँ से बड़ी मात्रा में सी फूड और फिश का सप्लाई होता है। बायोडाइवर्सिटी. ओशंस आर होम टू वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज एंड प्रिजर्विंग दिस इकोसिस्टम इज एसेंशियल फॉर मरीन लाइफ। ओके, तो इसको देखिएगा आप, अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हेल्दी ओशन सपोर्ट टूरिज्म, शिपिंग एंड फिशिंग विच कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो हमारी है ना इकोनॉमिक ग्रोथ को भी आप जो है इसको ध्यान में रखें। इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो भी होता है। क्लाइमेट रेगुलेशंस. ओशन प्ले a critical role in regulating Earth's climate by absorbing carbon dioxide and heat. ओशंस जो होता है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रेगुलेट करता है यहाँ पर अर्थ की क्लाइमेट को, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है और हीट को ऑब्जर्व करता है। इसके बाद देखिएगा चैप्टर नंबर 4 एनिमल ग्रुप्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के ग्रुप्स दिए हुए हैं, क्या कहते हैं उनको। ए ग्रुप ऑफ बियर्स इज नॉन एज स्लिथ एंड स्लॉथ। बियर्स का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं स्लिथ या स्लॉथ, है ना। ए ग्रुप ऑफ कैट्स इज कॉल्ड ए क्लटर और क्लाउडर। कैट्स का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं क्लटर। ए ग्रुप ऑफ किटन्स, तो किटन्स होता है, समझ रहे हो ना, बेबी ऑफ कैट, उसको कहते हैं लिटर। ए ग्रुप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड ए मर्डर और मस्टर। A litter is a group of puppies born to the same mother, and a pack of kennel is a group of dogs. Okay, a group of elephants is known as a herd or parrot. A group of foxes is called a skulk, which generally means waiting or lurking. Okay, ये कुछ ग्रुप दिए हुए यहाँ पे एनिमल्स के, इनको देखिएगा आप अच्छे से। A group of lions is called a pride. A group of owls is called a parliament, है ना। ऑल्स का जो ग्रुप होता है उसको पार्लियामेंट कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका एनिमल फैमिलीज। यहाँ पर कुछ एनिमल दिए हुए हैं
उनके जेंडर्स और बेबीज बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर ऑलेट लिखा है, ऑलेट है ना, ऑलेट किसको कहते हैं? बताइएगा। ऑलेट जो होते हैं ना, बेबी, आउल्स के जो है तो बेबी होते हैं, आउल के बेबी। ऑलेट क्या होते हैं? आउल के बेबी होते हैं। तो जैसे फर्स्ट लिखा है ना, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ऑलेट, तो इसके ये तो बेबी हो गया, ऑलेट तो हो गया बेबी। यहाँ पर जो टेबल बनी है ना नीचे देखिएगा आप, जैसे यहाँ पे बेबी हो गया फर्स्ट वाला, ये ऑलेट हो गया है ना। एनिमल्स कौन है, इसके रिलेटेड एनिमल कौन है? तो यहाँ पे डी आ जाएगा ऑप्शन, मतलब इसके जो रिलेटेड एनिमल है वो कौन है? डी है। डी मतलब ऑल हो जाएगा। और जेंडर्स क्या है? जेंडर्स ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 6। तो 1D6 ऐसे इसको आप फिल कीजिएगा आराम से देख करके, है ना। ये दिए हैं आपको। नेक्स्ट चैप्टर आपका मास्टर्स ऑफ डिस्गाइज। Camouflage. Camouflage is a unique feature of animals that allows them to blend seamlessly into their environment. Camouflage जो होता है ये हर इन्वायरमेंट में ढल जाता है, हर इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है। एक फीचर है इसका। कैमोफ्लेज है एक एनिमल है, ये हर इन्वायरमेंट में ढल जाता है, हर इन्वायरमेंट में अपने आप को संभाल लेता है। दे हाइड इन देयर सराउंडिंग्स एंड बिकम वर्चुअली अनडिटैचेबल। लेट्स रीड अबाउट दीज एनिमल्स एंड देन ट्राई टू आइडेंटिफाई देम इन द इमेज। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिएगा क्या, द हिमालयन tahar इज़ ए वाइल्ड गॉट फाउंड इन द हिमालयन रीजन। हिमालय रीजन में ये जो गॉट है ना, वाइल्ड गॉट, ये मिलती है वहाँ पर। इट यूजेज इट्स थिक रेडिश ब्राउन कोट टू ब्लेंड विद द रॉकी टेरेन्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के जो हिमालय की तरफ होते हैं ये गोट, इसकी जो स्किन रहती है ये अपनी रेडिश ब्राउन कोट जो होती है उसमें मिक्स हो जाती है, उसी टाइप से बन जाते हैं। मतलब जैसे कि वहाँ का कलर होता है, जैसे वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, उसी में ढल जाते हैं। द camouflage हेल्प्स इट अवॉइड प्रेडेटर्स लाइक स्नो लिपर्ड्स एंड वॉल्स। ये जो इनको कोई अटैक नहीं कर सकता, क्यों? इसको ये दिखाई नहीं देंगे। प्रेडेटर्स जो उनके जो इन पर अटैक करने वाले होते हैं, जैसे स्नो लिपर्ड्स हो गए हैं, वॉल्स हो गए हैं, इनको कोई अटैक नहीं कर सकता, छिप जाते हैं उसमें, उसी में समा जाते हैं जैसा कलर होता है। नेक्स्ट आपका द ग्रेट ट्री फॉग नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। ग्रेट ट्री फ्रॉग है ना, ये भी किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाता है। इट्स स्किन कैन चेंज कलर फ्रॉम ग्रीन एंड ग्रे टू ब्राउन, है ना। देखिएगा कितने कलर चेंज कर सकती है इसकी स्किन, ग्रीन, ग्रे, ब्राउन, मेकिंग इट एन एक्सपर्ट इन camouflage. This ability helps it blend with the bark and leaves of trees, making it nearly invisible. जैसे ट्री पर बैठा है, जैसा ट्री का कलर है ऐसे ही हो जाता है, जैसे ट्री की जो बार्क होती है जैसा उसका कलर होता है उसी ऐसे हो जाता है। जैसे ट्रीज की जो पत्तियाँ होती हैं ऐसे इसका कलर हो जाता है। डेविड स्कॉर्पियो भी ऐसी फिश है, फाउंड इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, इज नोन एज फॉर इट्स विनोमिनस स्पाइन्स एंड कैमोफ्लेज एबिलिटीज, कलरफुल स्ट्रिप्स एंड ब्लैक, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग प्लांट्स। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स बाय इवेपोरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। Plant with no green leaves are unable to make their own food and so depend entirely on other plants for food. They are called parasitic plants. जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसको पैरासाइटिक बोलते हैं ना। लॉन्गेस्ट प्लानट, जैसे आपका सीख दिया है, द लॉन्गेस्ट प्लांट विदाउट अ ट्रंक क्या है? बनाना है। लॉन्गेस्ट प्लांट है जो द प्लांट दैट प्रोड्यूस ओपियम, पॉपी। ये कुछ यहाँ पर प्लांट्स दिए हुए और उनके फीचर्स दिए हुए हैं ना। फंटास्टिक ट्रीज, और इसके बाद देखिएगा आप और सोलर सिस्टम देखिएगा इसको। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट, इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड हैज 2 मून्स, डिमोस एंड फोबोस। ये कौन सा प्लैनेट है आप देख रहे हैं जो फर्स्ट दिया है, इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्या नाम है इसका बताइएगा। इसके 2 मून्स होते हैं, एक तो डिमोस और फोबोस। नाम से देख सकते हैं आप क्या है, मार्स है। मार्स है ये जो प्लेनेट है आपका, मार्स है, इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। सेकंड है आपका बी, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट विद 4 रिंग्स। इसमें 4 रिंग्स होते हैं, ये लार्जेस्ट प्लेनेट है। लीस्ट 95 मून्स, इसके 95 मून्स होते हैं। वन ऑफ इट्स मून्स गैनामिड इज़ द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम।
The planet rotates faster and has shorter eyes, lasting only 9 hour 55 minutes 30 सेकेंड। ये तो लार्जेस्ट प्लेनेट है आपका जुपिटर, है ना, जुपिटर होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट रॉकी प्लानट नियरेस्ट टू द सन विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है इसका, और ये सन के भी नियरेस्ट है। इट मूव्स अराउंड द सन फास्टर देन एनी अदर प्लानट, जो सन होता है उसका अराउंड ये मूव्स करता है और दूसरे प्लेनेट की अपेक्षा, एंड कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 88 अर्थ डेज। तो कौन सा हो जाएगा ये? मार्स हो जाएगा फर्स्ट, जुपिटर हो जाएगा, ये बताइएगा कौन सा है? मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी हो जाएगा। ऐसे ही आपका डी है, डी देखिएगा। इट इज़ द 8th planet from the sun, but every 248 years Pluto crosses its orbit, making it the 9th planet for 20 years. It appears as a greenish blue star and has 14 non-moons. नेपच्यून हो जाए, नेपच्यून। यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स देखे, इनको देखिएगा आप, अच्छे से पढ़िएगा, है ना। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।